हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा ये यूट्यूब चैनल में। हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है साइंस पेपर की, जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था अभी 10th क्लास का, उसकी सॉल्यूशन की जो सीरीज़ शुरू की है उसमें ये लास्ट पार्ट है। इसमें आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा पूरे पेपर का। सेक्शन सी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी। इसमें 34 क्वेश्चन है। ये एक एक्सपेरिमेंट की डिटेल दी हुई है कि जो एक डब्ल्यू नाम का मेटल कंपाउंड है, यौगिक धातु का एक यौगिक है, जो कि बेकिंग में खाना की जो चीज़ें हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अमल के साथ क्या किया जाएगा, रिएक्ट किया जाएगा। वहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होगी एक्स। ये एक्स गैस को अगर हम लाइम वाटर में चूने के पानी में पास करते हैं तो वहाँ पे एक अवक्षेप रह जाएगा, प्रेसिपिटेट नीचे बच जाएगा, जिसका रंग दूध या सफ़ेद रंग होगा, जिसका वो है वाई। हमने उनका नाम बताना है। फिर अगर एक्सेस मात्रा में गैस एक्स है उसको पास किया जाएगा सॉल्यूशन में जिसमें ये वाई है, जिस सॉल्यूशन में ये वाई हो, तो वो क्या बन जाएगी, सॉल्यूशन कलरलेस बन जाएगी और एक नया कंपाउंड बना देगी जेड। इसमें हमने ये WXYZ हैं तीनों चारों, इनके नाम बताने थे। तो जो बेकिंग में सब्सटेंस यूज होता है W, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद जो ये एक्स गैस है जो प्रोड्यूस होती है, ये होगी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा W को। अगर उसके बाद ये एक्स जब गैस पास होती है इसमें चूने के पानी में, तो वहाँ एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सफ़ेद दूध जैसे रंग का अवक्षेप रह जाएगा नीचे, उसका नाम होगा वाई। वाई का नाम आपने बताना देना, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद अगर इसी एक्स गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को किस में से पास करें, कैल्शियम कार्बोनेट वाले एक सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन मतलब पानी में अगर मिला हो ये कैल्शियम कार्बोनेट, उस सॉल्यूशन में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी, कोई उसका रंग नहीं होगा और एक नया कंपाउंड बन जाएगा, उसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो पूरी रिएक्शंस हुई हैं इनकी तीनों की आपने इक्वेशन बतानी थी। WXYZ का नाम हमने डिस्कस कर ही लिया है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी इनकी तीनों की। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ है, NaHCO3 है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना था। वो ये मेंशन है, यहाँ लिखी हुई है मैंने इक्वेशन, इसमें इसके साथ रिएक्ट करवा दिया। तो यहाँ क्या होगा, एक तो ये NaCl साल्ट बन जाएगा, H2O वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद सेकंड में क्या कह रखा था क्वेश्चन में कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है उसमें से क्या करना है, इसको ये लाइम वाटर है जो, इसमें से क्या पास की है हमने, एक्स गैस जो प्रोड्यूस हुई थी। लाइम वाटर क्या होता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं चूने को। इसमें से एक्स गैस पास करनी है, एक्स गैस का नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने इसमें पास की, तो क्या हो गया, ये यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बन गया। उसके बाद थर्ड रिएक्शन कौन सी है कि जो ये प्रोडक्ट बना है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ जो ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या करना है, इसकी सॉल्यूशन में से अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, सॉल्यूशन कब होगी, वाटर में अगर ये घुला होगा, तो CO3 को वाटर के साथ ऐड किया, सॉल्यूशन बन गई कैल्शियम कार्बोनेट की। और इसमें जब ये एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो एक नया प्रोडक्ट बन गया, लास्ट जो प्रोडक्ट है जिसका नाम इन्होंने जेड दे रखा था और हमने वो बताना था, वो हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला ये कर सकते थे या फिर दूसरा क्वेश्चन साथ में दे रखा है कि विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ये फर्स्ट चैप्टर में जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, हमेशा जनरल फॉर्म है ये रिएक्शन की, ये हमारी एसिड है, ये बेस है, और एसिड और बेस मिलके ऑलवेज क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस में वाटर। तो ये NaCl सॉल्ट जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है वो बन गया प्लस में वाटर। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसमें हमें बताना था कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं इनको न्यूट्रलाइजेशन या हिंदी में कहें तो उदासीन अभिक्रियाएं बोलते हैं। इसमें
पीएच वैल्यू बतानी थी आपने, जो यहाँ ऊपर वाले इस रिएक्शन में, यहाँ पे जो इस रिएक्शन में जो ये सॉल्ट बना है इसकी आपने पीएच वैल्यू बतानी थी। तो उदासीन रिएक्शन है ये, तो जो पीएच वैल्यू भी होगी सॉल्ट की वो भी न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल वैल्यू कितने पे होती है? पीएच 7 पे होती है। तो इस सॉल्ट का पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन में कह रखा है अगर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता तो क्या चेंज आता इसकी पीएच वैल्यू में? तो चेंज ये आता, जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा एक वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके मतलब डोमिनेट कौन सी चीज़ करेगी? हैवी कौन सी चीज़ रहेगी? जब एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक इससे बेस से इस केस में, तो जो ओवरऑल सॉल्ट बनेगा उसका नेचर भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता, एसिड वीक होती, तो जो यहाँ सॉल्ट बनता वो बेसिक हो जाता। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाया है, तो क्या बन जाएगी? ये सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, प्लस में वाटर बन जाएगा। और पीएच पूछा है इस केस में, तो एसिड्स का पीएच क्या होता है? 7 से बिलो होता है। और 7 अब वो जो पीएच होता है वो होता है बेस का, क्षार का। और जो 7 होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल, जो उदासीन जो सॉल्यूशन होती हैं उनका पीएच होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें आपने बताना था लिस्ट द इवेंट्स दैट ओकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी एक सूची बनानी थी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मेनली है 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है कहाँ? लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट यही होता है कि जो सनलाइट होती है उसका एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा। फिर जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। और क्या हो जाता है? एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जल के जो मॉलिक्यूल हैं, वो किस में ब्रेक हो जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये 2 स्टेप। एंड देन थर्ड स्टेप क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। मतलब क्या बन जाती है फाइनली? ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये 3 स्टेप हैं किसके? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की। सेकंड पार्ट क्या है कि विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। पत्तों के अंदर जो स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? ये आयोडीन टेस्ट होता है। अगर आयोडीन प्रेजेंट होता है तो उनका कलर कैसा हो जाएगा? पत्ते का ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ये आयोडीन टेस्ट की पहचान है, इसकी पहचान है स्टार्च की। अगर स्टार्च है तो कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन में कि जो लीफ है, पत्ते हैं, उसको बॉईल क्यों किया जाता है? अल्कोहल के साथ। ये स्टार्च टेस्ट करने से पहले उसको अल्कोहल में बॉईल क्यों किया जाता है? वो लीफ को अल्कोहल में बॉईल इसलिए किया जाता है क्योंकि लीफ का ऑलरेडी कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। उस कलर को हटाने के लिए, डीकलराइज करने के लिए ये किया जाता है, अल्कोहल में डाला जाता है, बॉईल किया जाता है, और ताकि जो आयोडीन टेस्ट है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। डीकलराइज होने के बाद जो आयोडीन का टेस्ट है वो अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा और उसमें कलर दिखेगा ब्लू ब्लैक, जो कि शो करता है कि उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। उसके बाद है 35 क्वेश्चन के भी और में आप हर एक क्वेश्चन में जो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है सब में चॉइस गिवन है। इसके और में भी ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन आप वो भी कर सकते थे या फिर ये क्वेश्चन कर सकते थे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोल क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में। अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? मेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 ही फंक्शन हैं। एक तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है, जो पेप्सिन जो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, वो उस एंजाइम को स्टमक के अंदर वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, अम्लीय मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करती है। दूसरा ये क्या है, हमारे अंदर जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, उनको किल कर देती है, मार देती है। ये इसका काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का।
सेकंड क्वेश्चन है इसका बी पार्ट। इसमें पूछा है कि पैनक्रियाज कौन सी एंजाइम से सीक्रेट करती हैं या रिलीज़ करती हैं, स्रावित करती हैं। अग्न्याशय कौन सी जो एंजाइम है स्रावित करती हैं और वो क्या पचाने में सहायता करती हैं। तो पैनक्रियाज हैं, दो ही एंजाइम हैं मेन जो सीक्रेट करती हैं। एक तो ट्रिप्सिन है, एक है ट्रिप्सिन और दूसरी है ये लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है जो इसका, उसमें पूछा गया कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लास्ट में कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपूर्ण पाचन हो जाता है, शुद्ध आंत बोलते हैं जिसको, छोटी आंत में। और फाइनल लास्ट प्रोडक्ट पूछे गए हैं पूरा कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद। तो 3 मेन प्रोडक्ट हैं फाइनल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल और फैटी एसिड्स, वसा वाली जो अम्ल हैं, ये सारी ये जो 3 हैं ये मेजर प्रोडक्ट हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन के बाद बनते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। जो तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं। इसका कारण यही है कि जो तारे हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, हम उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस तारों के कंपेयर में कम है। तो स्टार्स हैं जो वो डिस्टेंट हैं और पॉइंट साइज सोर्स है लाइट का, बिंदु के समान सोर्स उनको कंसीडर किया गया क्योंकि डिस्टेंस मिलियंस में है। और जो प्लैनेट्स हैं उनको माना गया है कि वो एक एक्सटेंडेड सोर्स है, बड़ा सोर्स है लाइट का। इतना बड़ा है कि उसमें एक प्लैनेट के अंदर, एक ग्रह के अंदर स्टार जितने हज़ारों पॉइंट सोर्स होते हैं। तो जब स्टार से लाइट आती है, रिफ्रैक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कभी किसी स्टार का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। इसलिए कभी किसी स्टार की लाइट ज़्यादा ब्राइट दिखाई देती है, किसी की कम दिखाई देती है। तो वो हमें लगती है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो इतने बड़े साइज़ है उनका कि उसमें हज़ारों ऐसे पॉइंट सोर्स हैं। तो उन हज़ारों पॉइंट सोर्स में से अगर लाइट किसी की ब्राइट दिखे, एक बार किसी की डिम दिखे, तो वो इतनी ऑब्जर्व नहीं हो पाती और ओवरऑल उन सभी पॉइंट सोर्स का इफ़ेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे से, और ओवरऑल हमें वो ऐसे टिमटिमाते दिखाई नहीं देते हैं। मेन कारण यही है कि स्टार्स क्या हैं, डिस्टेंट हैं, दूर हैं काफ़ी, प्लैनेट्स हमारे नज़दीक हैं। इसी का भी पार्ट है कि पूछा गया है इसमें जो स्काई है वो डार्क दिखाई देता है नीले रंग की बजाय एस्ट्रोनॉट्स को। ऐसा क्यों होता है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है वहाँ, तो जो लाइट है उसका कोई स्कैटरिंग होगी नहीं। इसलिए वहाँ पे जो वहाँ से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको जो आसमान होता है वो नीले की बजाय ब्लैक दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी में और में दे रखा 5-5 नंबर के क्वेश्चन है कि जो रेनबो जब बनता है बारिश के बाद, उसमें कितने फिनोमिना इंक्लूड होते हैं, कितनी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं इंद्रधनुष के निर्माण में। यह आपको डायग्राम की हेल्प से समझाना था। तो इसमें मेनली 3 फिनोमिना इंक्लूड होते हैं। एक तो डिस्पर्जन है, दूसरा ATIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का अंदर से अंदर ही अंदर बार बार टकरा के वापस आ जाना, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और तीसरा है हमारा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो इसको मैं डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये रहा, जब सन से लाइट आ रही है, ये आई यहाँ मीडियम एयर है, ये हमारी वाटर ड्रॉप है। तो इस पॉइंट पे भी क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो एक बार तो रिफ्रैक्शन यहाँ भी होता है, फिर लाइट फैल गई, इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे। उसके बाद जो ये वाला फेस है, यहाँ पे लाइट, इस सरफेस पे लाइट टकरा के ऐसे आई, यहाँ ऐसे टकरा के वापस अंदर ही मुड़ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो यहाँ लाइट आई और टकरा के वापस ऐसे आ गई, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि अंदर ही अंदर लाइट टकरा गई। उसके बाद
नेक्स्ट है फिर से यहाँ इस पॉइंट पे फिर क्या है, यहाँ मीडियम डेंसर है, गहरा है, और यहाँ रेयर है। फिर मीडियम चेंज हो रहा है तो डेंसर से रेयर आएंगी, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, फिर से क्या होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। तो इसमें टोटल 3 ये मेन फिनोमिना इंक्लूड होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। पोजीशन है स्टार की, जो एक्चुअल पोजीशन होती है हमें वो नहीं दिखाई देती, बल्कि उसकी आभासी स्थिति हमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, ये भी हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए ये भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या होती हैं लेयर, एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि लेयर्स होती हैं। जो ऊपर होगी, ऊपर से नीचे की तरफ मीडियम क्या होता जाएगा, डेंस होता जाएगा। ऐसे मान सकते हैं कि ये लेयर्स हैं। मान लो यहाँ पे स्टार है, यहाँ से लाइट आई, तो ये कैसे होगी, यहाँ से लाइट आई, यहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, फिर और डेंस मीडियम हो गया, फिर और बेंड हो जाएगी, फिर और डेंस है और बेंड हो जाएगी। ऐसे बेंड होती जाएगी। और फिर हमें इसको देखेंगे तो एक प्रकार से लगेगा कि ये लाइट आई कहाँ से है, यहाँ कहीं से ये लाइट आई है, यहाँ से। एक्चुअल में स्टार यहाँ है, लेकिन बेंड होने की वजह से लाइट दिखाई कहाँ से देगी कि स्टार यहाँ से आया है। ये इसका कारण है, क्योंकि नीचे जैसे जैसे अर्थ की सरफेस के नीचे आते जाएंगे, लेयर मान सकते हैं हम कि इतनी सारी लेयर हैं। यहाँ मीडियम रेयर है, ये वाला इससे डेंसर होगा, ऊपर वाले से ये वाला और डेंसर होगा, ये वाला और डेंसर। जैसे जैसे अर्थ के क्लोज आते जाएंगे तो मीडियम और डेंस होता जाएगा। यही इसका रीज़न है, और यही इस डायग्राम में समझा रखा है कि देखो एक्चुअल पोजीशन ये यहाँ है, और नीचे फिर ये बेंड होता जा रहा है। दिखाई क्या देगी, उस बेंडिंग हुई हुई लाइट को अगर हम ऊपर डॉट डॉट करके देखेंगे तो वो दिखाई देगा कि यहाँ कहीं स्टार है। इसलिए एक्चुअल पोजीशन से स्टार हमें कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। ये इसका कारण है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर एक शब्द में आंसर पूछा जाए तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका कारण होता है। और प्रॉपरली डायग्राम से आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे जैसे ये बना के रख रखा है। ये नीचे की तरफ देखो, ये लिख रखा है, नीचे की तरफ जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब सेक्शन ई है, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट बताए हुए हैं। इस क्वेश्चन में एक रघु नाम का लड़का, इसने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया लैब में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उसने क्या किया है, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया है। उसको क्या पता है, ही न्यू दैट मेटल ऑक्साइड्स वर बेसिक इन नेचर एंड हैंस रिएक्शन विद एन एसिड वाज पॉसिबल। उसे ये बात तो पहले ही पता थी कि जो मेटल्स की, धातुओं की जो ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर होता है बेसिक, क्षारिक नेचर होता है। तो क्षारिक हैं तो एसिड के साथ तो रिएक्ट करेंगी ही, ये पॉसिबल है, उसको पता थी। लेकिन उसके साथ सरप्राइज़ क्या हुआ, उसने क्या देखा कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था वो रिएक्शन शो कर रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ भी, मतलब वो बेस के साथ भी रिएक्शन शो कर रहा था। तो उसने अपनी जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उसने ऑब्जर्व किया, ये उसने अपने टीचर के साथ डिस्कस किया। डिस्कस करने पे उसने क्या, ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने हैं उसी बिहाफ पे आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो दोनों एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी क्यों रिएक्ट करती है, क्योंकि उसका नेचर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होती हैं जो दोनों के साथ, एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करेंगी और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेंगी। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक ऐसी ही ऑक्साइड है। डिफरेंस इन नेचर, यही मैंने अभी बता ही दिया, डिफरेंस बताना अपने नेचर में कि जब रिएक्शन होगी एसिड के साथ, ये वाली चीज़ एसिड के साथ रिएक्शन है तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 वो बेसिक की तरह बिहेव करेगी, और अगर बेस के साथ रिएक्शन है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगी। सी पार्ट है इसका, इसमें आपने ये इक्वेशन लिखनी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने
लिख दिया है। एसिड के साथ Al2O3 है, 6HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना दिया। वाटर के 3 मॉलिक्यूल हैं ये और 2 मॉलिक्यूल हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के। इसके बाद बेस के साथ भी रिएक्ट करेगी, तो बेस है ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ रिएक्ट करने पे ये बना दी इसने सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर। फिर इसी के और पार्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है कि अनदर एग्जांपल लेना। दूसरी हमने एक और ऑक्साइड एक और मतलब दूसरे धातु की हमें बतानी है जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरह ही बिहेव करती हो, तो वो हम बता सकते हैं ये जिंक ऑक्साइड है। जो जिंक ऑक्साइड है वो भी एक एम्फोटेरिक नेचर की है। इसमें पहली रिएक्शन हमने एसिड के साथ शो कर रखी है और दूसरी रिएक्शन है वो बेस के साथ है। ये वाटर बनाएंगी और ये जिंक क्लोराइड और ये सोडियम जिंक ऑक्साइड बन गई है। यहाँ पे सेम वही पैटर्न फॉलो किया है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉलो करी थी। तो जिंक ऑक्साइड भी कैसी है नेचर में, एम्फोटेरिक है नेचर में। इसके बाद 38 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पूनम नाम की एक लड़की है, वो पेंसिल अपनी शार्प कर रही थी। उसके राइट हैंड में ब्लेड के साथ सडनली उसका हाथ क्या होता है, स्लिप हो जाता है। उसकी फिंगर है जो लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की जो उसकी फिंगर है वो कट जाती है ब्लेड के साथ और एकदम से वो अपना हाथ क्या है हटा लेती है ब्लेड से क्विकली। और उसको एकदम तो कोई पेन नहीं होता, लेकिन जैसे वो ब्लड देखती है तो निकलता हुआ घाव से, तो उसको कुछ सेकंड्स के बाद क्या है दर्द महसूस होने लग जाता है और वो ब्लीडिंग्स को रोकने के लिए प्रेशर लगाती है इंजरी पे। आपको इस पैराग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रखा है, ये जो सारी घटनाएं हुई हैं ऊपर सीक्वेंस में, ये उपरोक्त घटनाओं का जो कर्म है किस प्रक्रिया के कारण घटित हुआ है, ये रिफ्लेक्स आर्क के कारण हुआ है। इसका पूरा डायग्राम भी दिया हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले जो चैप्टर है आपका, समन्वय और नियंत्रण वाला। यहाँ भी ये एक डायग्राम अटैच कर रखा है, यहाँ देख सकते हो आप। इसमें क्या है, स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस था ब्लेड के साथ उसका हाथ कटना। वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके गई स्पाइनल कॉर्ड के पास। कहाँ लेके गई है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर यहाँ क्या है, इन्फॉर्मेशन चेंज हुई, इंटरन्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। यहाँ से फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन क्या कराएंगी, उस बॉडी पार्ट को मूव करवाएंगी जहाँ से ये एक्शन लेना है। तो मोटर न्यूरॉन के पास इन्फॉर्मेशन जाने के बाद इंस्टेंटेनियसली क्या हुआ, इफ़ेक्ट हुआ। तो स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स किया इंस्टेंटली, स्टिमुलस की उसमें इंस्टेंटली क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। तो ये सारा जो फिनोमिना है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ही है और इंस्टेंटली होता है। इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग इस घटना में इन्वॉल्व है। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, इसको हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। सी पार्ट है, क्वेश्चन यही पूछ रखा है कि पूनम को कुछ देर बाद दर्द क्यों महसूस हुआ, क्योंकि इसमें दर्द महसूस होना एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो ब्रेन तक मैसेज जाने में कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए जो दर्द महसूस होता है वो कुछ पल के बाद महसूस होता है। लेकिन अगर हर एक चीज़ में ब्रेन का अगर हमारे पास ये नर्वस सिस्टम ना हो, तंत्रिका तंत्र ना हो, तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इंजरी को हम एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों के। और ये पेन है बाद में इसीलिए फील होता है क्योंकि ये जो दर्द महसूस करना एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है और ब्रेन के पास मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है, डिले हो जाता है। इसमें दोनों ही पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। इस प्रोसेस का बेनिफिट क्या है, यही बेनिफिट है कि जो इंजरी है उससे बचा जा सकता है, डिले नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन में डिले नहीं होता, इंस्टेंटली रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का। श्रेया नाम की एक लड़की है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ लैब में जाती है। वहाँ वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वुडन बोर्ड और ड्राइंग शीट और कुछ पिन के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनकी टीचर एक्सप्लेन करती है उसको
लाइट का जो रास्ता है उसको ट्रेस करने के लिए मार्ग का पता लगाने की प्रक्रिया समझाती है। श्रेया आप सारे स्टेप्स जो टीचर ने बताए हैं उनको फॉलो करती है और क्या ग्लास लैब के दूसरी साइड से देखती है। ऑल पिन्स शी फिक्स्ड अपीयर टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन, वो उसको सारी पिन एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती हैं। बट व्हेन शी ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड देन दे वर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। इन साइड से तो सारी चीज़ सेम दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरी साइड से देखती है तो क्या है, वो उसको सेम लाइन में दिखाई नहीं देती हैं। तो उसने सारी अपनी ऑब्जर्वेशन नोट की और डिस्कस की फ्रेंड्स के साथ। उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब लाइट एंटर करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में। ये लाइट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन है परिवर्तन बोलते हैं जिसको। सिंपल है, देखो ये डायग्राम अटैच कर रखा है ग्लास लैब का। क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रास्ता क्या चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ मान लो एयर था मीडियम, ये हमारा ग्लास है, तो एयर से जब ग्लास में आती है तो लाइट क्या हो जाती है, स्पीड उसकी कम हो जाती है और इस वजह से नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसके बाद फिर ये ग्लास है, फिर यहाँ एयर, फिर से यहाँ इस बाउंड्री पे, ये इस इंटरफेस पे फिर से रास्ता चेंज हुआ। फिर रास्ता चेंज होने की वजह से फिर से लाइट क्या है, अब खुला ओपन मिल गया। एयर क्या है, कम डेंस होती है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ये जो लाइट है अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। ये जो फिनोमिना होते हैं कहाँ होते हैं, इंटरफेस पे, बाउंड्री पे होंगे जहाँ दो अलग अलग मीडियम सेपरेट हो रहे होंगे। यहाँ इस बाउंड्री पे सेपरेट हो रहे हैं और यहाँ ऊपर भी क्या है, यहाँ इस बाउंड्री पे सेपरेट हो रहे थे, तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन। उसके बाद इस डायग्राम में प्रॉपरली समझ सकते हो, ये आपकी दिखा रखी है। यहाँ से इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती है और ये एमर्जेंट रे होती है। सेकंड पार्ट में पूछ रखा है इसमें कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिस रास्ते से हमारी इंसिडेंट रे आनी थी, अगर ये बीच में ये ग्लास लैब नहीं होता तो लाइट कैसे आती है, ऐसे आती सीधी, ये जो डायग्राम लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। बट ग्लास लैब होने की वजह से क्या हो गया, लाइट का रास्ता चेंज हो गया, डेविएट हो गई, और फाइनली जो लाइट आई वो कैसे आई, ऐसे, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। तो इन दोनों के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, वाटर और केरोसिन, जल और केरोसिन ऑयल है। केरोसिन है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। अगर लाइट केरोसिन से वाटर में जाएगी तो क्या होगा, देखो केरोसिन है फ्लोट करता है पानी के ऊपर, इसका मतलब क्या है, उसकी जो द्रव्यमान घनत्व है वो कम है, किससे, पानी से। लेकिन जो केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या होती है, पानी से ज़्यादा होती है। मतलब डेंसर क्या है, ऑप्टिकली वो पानी से ज़्यादा डेंसर है। इसका मतलब क्या है कि जो केरोसिन है, मिट्टी का ऑयल है, उसमें लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी, वो मीडियम पानी से ज़्यादा डेंसर है। तो जब केरोसिन से नीचे पानी में लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर भागेगी, क्योंकि वाटर जो है, जल जो है, केरोसिन से रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर से गहरे मीडियम माध्यम से जब हल्के में जाएगी तो जो लाइट होती है वो अभिलंब से दूर जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज़ का और इस क्वेश्चन पेपर का। विच इन्फॉर्मेशन डू वी गेट व्हेन इट इज़ टोल्ड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.4। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे यही जानकारी मिलती है कि जितना ज़्यादा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, उतनी ही लाइट की जो स्पीड होगी उस माध्यम में स्लो होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यही है कि जो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, बहुत कम होती है।
तो इस सीरीज़ में इतना ही है। ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखें, कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये सिर्फ यूँ 39 क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट है, तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपका एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।